नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, यह साइंस का मेरा दूसरा वीडियो है। आइए आज हम पोषण के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी जीव के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण की। पोषण क्या होता है? पोषण जो भी हम खाने में यूज करते हैं वो हमारा पोषण कहलाता है। और किस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर और हमारे बॉडी पर। तो देखिएगा पोषण में क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमें क्या क्या किस मात्रा में लेना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोषण कितने प्रकार का होता है देखिएगा। पोषण में सबसे पहला प्रकार है कार्बनिक यौगिक। तो हम जो है प्रकृति से कार्बनिक यौगिक भी लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा पोषण जैसे मनुष्य जो है वो क्या है, परपोषी है, परजीवी है। तो दूसरे जीवों और पौधों से, वनस्पति से क्या करते हैं, हम अपना पोषण पूर्ण करते हैं। और दूसरा होता है अकार्बनिक। तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर का पोषण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्बनिक यौगिक। तो देखिएगा कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट देखिएगा, कार्बनिक इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इन सभी में कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन आवश्यक रूप से पाया जाता है। तो जहाँ कार्बन पाया जाता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा प्रदान करने वाला यौगिक है। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं वो अपने शरीर की ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जैसे चपाती है और आपका आलू है और जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे चीनी है। तो इन सभी में क्या होता है, ज़्यादातर खाने की चीज़ों में लगभग हम 70 से 80% खाने में कार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है? ये शरीर की वृद्धि या टूटे फूटे जो सेल्स होते हैं उनके निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। तो प्रोटीन आप जानते ही हैं, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वसा भी क्या होते हैं, एक प्रकार के ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा देते हैं, लगभग 2.25 गुना कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देते हैं। फैट में आप जानते ही हैं, वसा में जैसे कि आप देसी घी का यूज़ करते हैं, तो तेलों का यूज़ करते हैं, तो ये सब वसा के अंतर्गत आते हैं। अगला है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? ये सूक्ष्म मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। इनकी कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इनके विषय में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि इनकी कमी से क्या होता है, कौन कौन से रोग होते हैं और कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। कुछ जल में घुलनशील होते हैं और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। आप जानते ही हैं जल में घुलनशील जो हैं बी और सी है, बाद बाकी सभी जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं। अब बात करते हैं अकार्बनिक यौगिकों की। तो अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो एक होता है जल और दूसरा होता है खनिज लवण। देखिए जल का फार्मूला होता है H2O। यहाँ पर कहीं पर भी कार्बन नहीं आया है, इसीलिए ये कैसा है, अकार्बनिक यौगिक। और खनिज लवण में आप जानते ही हैं, दिन भर में हम नमक लेते हैं और भी बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है ना, ये सभी हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम कार्बनिक यौगिक में पहला पार्ट, कार्बोहाइड्रेट। तो आइए बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। तो देखिएगा अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देखिएगा कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट और कुछ सिंपल होते हैं, साधारण। जैसे कि आप ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद ये देखिए जितनी भी चीज़ें हैं, आप देखिए ये ग्लूकोज की बोतल बनी हुई है। इसके बाद बिस्किट है, चॉकलेट है और जितने भी आपके ड्रिंक्स हैं वो आपके क्या होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इसमें भी सीधे सीधे आपको क्या मिलता है, सिंपल कार्ब्स मिलते हैं, साधारण कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद कॉम्प्लेक्स में जैसे कि आप रोटी है, चपाती वगैरह है, केला है। तो केला में क्या होता है, आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा अगर आपको वेट गेन करना होता है तो केले का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में
कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू है, आलू भी क्या है, जटिल है क्योंकि यह मंड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। हालांकि कॉम्प्लेक्स को भी तोड़ा जा सकता है आपके सिंपल में। तो ये भी क्या होते हैं, एक ईंधन की तरह, मतलब संचित ईंधन जिसे कहते हैं उसकी तरह कार्य करते हैं। आपका गेहूँ है, तो ये सभी क्या होते हैं, आपके जितने भी अनाज होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। तो आइए बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले वर्ग, पदार्थ वर्ग से आते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो 1 अनुपात यानी कि कार्बन क्या होगा, जब 1 होगा तो उस हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। इनका सूत्र भी है CH2O, ये 2 आपका सफिक्स में होगा नीचे, और N का मतलब होता है N हम यहाँ पर जितनी मात्रा में रखेंगे उतना इसमें, जैसे कि मान लीजिए 1 रखा तो कार्बन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे सिंपल कार्ब्स जो होते हैं वो हमारे ग्लूकोज से ही स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 से स्टार्ट करते हैं, तो C हमारा 6 हो जाएगा, और H 6 2 जा 12 हो जाएगा, और O आपका 6 हो जाएगा। तो इसे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। सिंपल कार्ब्स होते हैं, या इन्हें कहते हैं मोनोसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। शरीर की कुल ऊर्जा का 50 से 80% जो आप बॉडी की एनर्जी में जो पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है। तो आप समझ सकते हैं हम कितना यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो इसके विषय में भी हमें जानना ज़रूरी था। तो आइए शुरू करते हैं। ये 1 ग्राम ग्लूकोज से, 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है उसके ऑक्सीकरण से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको पता है ये सारी की सारी मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है साइंस की, जिसमें मैंने सेल के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया है कि भोजन का पाचन जो आप खाते हैं उसका अवशोषण होता है हमारे आंतों के द्वारा, छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित होकर हमारे सेल्स में पहुंचता है। सेल्स में एक कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या करता है, ये हमारे ग्लूकोज को पचाने का काम करता है, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वहाँ से हमें ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखें विस्तार से। तो ये बात है आपके कार्बोहाइड्रेट की। अब कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा यूज़ करने पर क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से वजन में वृद्धि होती है और मोटापा आता है। अगर इसका हम कम मात्रा में यूज़ करते हैं तो हमारा वजन कम होता है और कार्य क्षमता में भी कमी आती है, अर्थात हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। कम मात्रा में ऊर्जा मिलेगी तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये तो सीधी सी बात है। आगे बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बारे में। तो देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जैसा कि मैंने बताया था 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका पहला कार्बोहाइड्रेट है जिसे कहते हैं मोनोसैकेराइड। यह सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका सूत्र होता है CH2O और इसका होल N मैंने बता दिया है आपका कि यहाँ पर अगर बाई चांस हम 6 रखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, C6H12O6। तो ये होता है आपका ग्लूकोज। फ्रक्टोज, ये भी फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होगा, ठीक है। गैलेक्टोज का भी यही फार्मूला होगा। एक और होता है इर्थ्रोज, इसके बाद ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये सभी आपके क्या हैं, मोनोसैकेराइड हैं, अर्थात सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, जिनमें क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा। देखिएगा, अब ग्लूकोज क्या होता है, जो शहद की शर्करा होती है, जो शहद, वैसे मुख्य रूप से फ्रक्टोज को ही शहद की शर्करा कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि शहद की शर्करा क्या है, तो आप फ्रक्टोज लगाएं, क्योंकि इसमें लगभग 38.5% आपका फ्रक्टोज होता है और ग्लूकोज की मात्रा लगभग 31% होती है, इसीलिए इन्हें शहद शर्करा भी कहा जाता है। तो ये बात रही आपके मोनोसैकेराइड की। अब बात करते हैं हम डाइसैकेराइड। देखिएगा, जब 2 मोनोसैकेराइड यानी कि C6H12O6 के 2 पार्टिकल आपस में मिलते हैं तब आपका बनता है डाइसैकेराइड, और इनका फार्मूला होता है
C12H22O11। ये कार्ड इसलिए होता है कि इसमें कायदे में तो आपका क्या होना चाहिए था, C12H24O12 होना चाहिए, किंतु जब आपस में ये क्या होते हैं, कंबाइंड दो अणु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है H2O। तो देखिएगा 2 H निकल गए तो 24 की जगह 22 रह गए और एक ऑक्सीजन निकल गया तो आपका 12 की जगह 11 रह गया। तो ये फार्मूला होता है आपका डाइसैकेराइड का। तो इसमें आप जानते ही हैं डाइसैकेराइड में क्या होता है, डाइसैकेराइड में जो सुक्रोज होता है, आप चीनी खाते हैं, चीनी एक क्या है, आप जीवन में सभी लोग यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है इसका। तो चीनी का जो फार्मूला होता है वो यही होता है C12H22O11। ये गन्ने से प्राप्त होती है, कई देशों में चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। इसके बाद दूसरा होता है माल्टोज और अगला होता है लैक्टोज। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं क्योंकि ये दूध में पाई जाती है। तो ये बात रही आपकी डाइसैकेराइड की। अब बात करते हैं हम पॉलीसैकेराइड की। देखिएगा पॉलीसैकेराइड क्या होता है, कई सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिला लीजिए। जब कई सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े होते हैं वहाँ पर बनता है आपका पॉलीसैकेराइड, यानी कि मोनोसैकेराइड के दो से अधिक अणु आपस में मिलें तब ये क्या होता है, पॉलीसैकेराइड बनता है, जिससे जो क्या होता है जल में अघुलनशील होता है, यानी जल में घुलता नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना। जैसे रोटी है, रोटी को आप पानी में डालेंगे तो घुलेगी नहीं, लेकिन आप चीनी को पानी में डाल देंगे तो घुल जाएगी। यानी कि डाइसैकेराइड जितने भी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद मोनोसैकेराइड तो ऑलवेज क्या होता है, देखते ही आप जो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते हैं हमारे, जो बोतल लगती है हमारी उसमें ग्लूकोज होता है और उसमें तरह तरह की दवाइयाँ भी वो इंसर्ट करवा देते हैं उन्हीं के माध्यम से। तो वो होता है जो घुलनशील है, देखिएगा मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। अघुलनशील है पानी में पॉलीसैकेराइड, क्योंकि यह क्या होता है जैसे रोटी है, चपाती और आपकी ब्रेड है और जितने भी आपके अनाज हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, इन पॉलीसैकेराइड्स को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, हमारा बॉडी जो है चेंज कर लेता है किसमें, आपका मोनोसैकेराइड में। अगर हम बहुत जैसे व्रत वगैरह रहते हैं, कई लोग व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो उनके बॉडी में पॉलीसैकेराइड जमा हुआ है उसका भी क्या करता है, वो दहन होता है व्रत के माध्यम से। तो यह बहुत ही मतलब जो है अच्छा भी रहता है कि बहुत दिनों से लगातार हम खाए जा रहे हैं और हमारे पास लगातार पॉलीसैकेराइड स्टोर हो रहा है, तो उसका दहन भी ज़रूरी है क्योंकि मतलब जो है हमारा पेट भी इसके कारण ही बढ़ता है। तो आप जानते ही हैं, देखिएगा यह संग्रहित भोजन ईंधन का काम करता है। मैंने बताया था पहले भी कि आपका क्या है, ग्लूकोज को आवश्यकता, जो आपका पॉलीसैकेराइड है इसको आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में विघटित किया जा सकता है। देखिए इसका फार्मूला होता है C6H11O5 और यहाँ पर n बराबर आप 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि आप यहाँ पर n बराबर कम से कम 3 रखिएगा, क्योंकि आपका क्या है मोनो और डाई का फार्मूला ये होते ही हैं, तो यहाँ पर कम से कम n बराबर 3 रखा जाएगा। अब एग्जांपल्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका स्टार्च है, मैंने बताया आलू में पाया जाता है स्टार्च। सेलुलोज है, सेलुलोज मैंने बताया था, जैसे पहले वीडियो में बताया था कि जो आपके पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं जितने भी, उनमें क्या होता है, उनकी जो कोशिका होती है वो 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है, जिसमें बाहरी जो लेयर होती है वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। अगला है ग्लाइकोजन और काइटिन, ये भी क्या है आपकी पॉलीसैकेराइड है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।